उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हर घर नल और शुद्ध जल के लक्ष्य को विभाग आपसी समन्वय बनाकर करे पूरा, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। देश की राजधानी ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण। AQI 238 से चिंताजनक। डोईवाला में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध झील तैयार, 1.5 साल के भीतर ही बनकर हुई तैयार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम करेंगे उद्घाटन। कोरोना ने रोकी यात्रा की रफ्तार, पूरे सीजन में केवल 2.40 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में 7.5% तीर्थयात्री पहुंचे। सीजन की पहली बर्फबारी से नीति घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर बिछने से इलाकों में बड़ी ठंड। उत्तराखंड में 17 नवंबर से खुलेंगे सरकारी आवासीय स्कूल खोले जाने को लेकर के SOP जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल डोईवाला विधानसभा की सूर्यधार बांध झील 1.5 साल के भीतर ही बनकर तैयार हो गई है। झील का उद्घाटन मुख्यमंत्री 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी और लाल थप्पड़ वे स्थापित क्षेत्र के 3 दर्जन गांव जहां पीने का पानी मिलेगा, तो वहीं सैकड़ों किसानों को खेती की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाएगा। इस सूर्यधार बांध के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं और रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाएंगे। सूर्यधार बांध शिला चौकी में बना है। इसके बनने से जहां क्षेत्र का विकास होगा, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही सब रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। तारीख को, जैसे आप बता रहे हैं, 9 तारीख को इसका उद्घाटन होना संभव है, होगा। काम बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है जो मतलब 9 तारीख से पहले समाप्त हो जाएगा। क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर झील है, जैसे पूरी एक झील बनेगी, उसमें पानी इकट्ठा होगा जो सिंचाई के लिए यूज़ होगा, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, दोनों कामों के लिए यूज़ हो रहा है सर। इस किया जा रहा है थिएटर के रूप में भी इसको विस्तारित किया गया है। इसमें जैसे कि आप वोटिंग वगैरह की भी रखी गई है इसमें। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा वो नए स्वरूप में सामने आने वाला है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की खासियत ऐसी है जिसे देखती हवाई यात्रियों के मन में उत्तराखंड को और अधिक नजदीक से देखने के लिए आकर्षित करेगी। आपको बताते चले, उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक इस नए एयरपोर्ट पर देखने को तो मिलेगी। साथ ही साथ पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले ये नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है, यानी कि इस बिल्डिंग की यात्री संख्या 1800 होगी, तो वहीं ये पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई जाएगी। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि कोरोना काल के बाद भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिला। साथ ही साथ राज्य की सरकार ने जो अपेक्षाएं इस एयरपोर्ट को लेकर निर्माण कर रही है, कंपनी के सामने रखी थी, वह सब यात्रियों को दिखने वाली है। ये इसको बोलते हैं ब्रह्म कमल कॉलम का कंसेप्ट। यहाँ का लोकल उत्तराखंड का अपना वो है ना पुल। पैसेंजर्स के साथ 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है। 900 डिपार्चर, 900 अराइवल। तो जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं, 36 जिसको बोल रहे हैं। तो उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की, वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति बनाए जाने संबंधित हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया।
जिस पर याचिकाकर्ता के द्वारा आपत्ति करते हुए कोर्ट को अवगत करवाया गया कि आयुक्त आबकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र से खुद ही साबित हो रहा है कि प्रदेश शराब ठेके और बार में आईपी एड्रेस युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य की प्रगति हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उपरोक्त कार्य में सरकार के द्वारा रह रही कमी को पूरा करने हेतु 1 माह का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट पुनः एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 1 माह बाद होनी है। नैनीताल में मेरे द्वारा दाखिल अवमानना याचिका, जिसमें कि पूर्व में 29 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो मद्य निषेध की नीति बनाएं और साथ में जितने भी शराब की दुकानें हैं, बार, रेस्टोरेंट हैं, उनमें आईपी एड्रेस युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि उसका अभी तक पालन नहीं हुआ था, तो पूर्व में भी एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर आपत्ति मेरे द्वारा की गई थी और राज्य सरकार को पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था। तो आज वह शपथ पत्र राज्य सरकार का रिकॉर्ड पर लिया गया। उससे यह अभी भी स्पष्ट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो आज मेरी आपत्ति पर पुनः राज्य सरकार को कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि वह रही कसर जो भी है, जो अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है, उसको 1 महीने के भीतर अनुपालन कर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में बीती देर रात खेड़ा बस्ती में घर में जुआ खेलने का विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पत्थरबाजी व धारदार हथियारों के हमले में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर रामपुरा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया। उधर रामपुरा चौकी में एक पक्ष की तहरीर आने के बाद पुलिस दोनों पक्षों के मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। चौकी प्रभारी मठपाल ने बताया कि अभी एक ही पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर व आरोपों का इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इसके रामलाल की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। मामले की जांच कर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने काशीपुर रोड जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से इनको हित में नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, वो भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। कच्चे आड़ती किसानों के संग मनमानी कर रहे हैं। इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगी। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में जुलूस भी निकाला। तराई किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने गल्ला मंडी के सामने काशीपुर NH 74 पर कृषि कानून हटाने की मांग को लेकर के चक्का जाम कर दिया। हाईवे पर भारी संख्या में किसान बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी है। किसानों ने एकजुट होकर के कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता, इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। खबर रुद्रपुर से, जहां पर खेड़ी बस्ती में जुआ खेलने का विवाद इतना बढ़ जाता है कि पथराव की नौबत आ जाती है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर धारदार हथियार और लाठी डंडे चल जाते हैं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजकर सभी को तितर-बितर किया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक अभी एक पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर का इंतजार किया जा रहा है।
कि ऊपर उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, तो उससे बहुत सारी प्रजाति की जो पक्षी हैं हमारे निचले इलाकों में आ जाती हैं, जो कि आमतौर पे नहीं दिखाई देती। इस बार बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी प्रजाति की हैं, और इससे रुद्रप्रयाग में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में यहां प्रवास करने वाले 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों में 150 प्रजातियों ने मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। टोलियों में ये पक्षी बनिया कुंड और मक्कू गांव तक पहुंचने लगे हैं। सुबह से देर शाम तक जंगलों में इन पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। नवंबर पहले सप्ताह से इन पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां निचले इलाकों के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती हैं और ग्रीष्मकाल शुरू होते ही ये पुनः उच्च हिमालय की तलहटीज के जंगलों में लौट आते हैं। दृश्य भगवान केदारनाथ जी के धाम में। जय श्री राम। खटीमा नगर पालिका सभासद असलम अंसारी ने आत्महत्या की कोशिश करी है। इस दौरान ईओ के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सभासद असलम अंसारी ने वार्ड की साफ सफाई न होने पर नगर पालिका गेट के सामने आत्मदाह की कोशिश करी, तो वहीं नगर पालिका ईओ के साथ सभासद की तीखी बहस के साथ धक्का मुक्की हुई। लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद नगर पालिका के ईओ के साथ हुए व्यवहार को देखकर नगर पालिका ईओ की पत्नी बेहद डरी सहमी है। अपने साथ पति की जान का खतरा होने के बारे में उन्होंने बात कही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये 7 दिवसीय मिनीचर बल्ब, जिसमें ट्यूबलाइट और बल्ब आदि का निर्माण किया जाएगा और 7 दिन में इनको जो है इस क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ऐसे संस्था द्वारा ऐसा विचार व्यक्त किया गया और मुझे पूरा भरोसा है कि 7 दिन की ये जो ट्रेनिंग है काफ़ी है और इसमें इनको जो है पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। स्वरोजगार के प्रति सरकार बहुत सचेत है और वो घर घर जाके लोगों को प्रेरित करवाने में अपने अधिकारियों से, अपने विकासखंड की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वरोजगार के प्रति लोगों को उत्साहवर्धन कर रही है कि भाई अपने क्षेत्र में आपको जो स्वरोजगार मिलना है, आपके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाएगी। डोईवाला विकासखंड अंतर्गत राज्य विकास आजीविका मिशन के तहत बेरोजगार महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल व पलायन आयोग के आयुक्त रोशन शाह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हुनर योजना के साथ साथ ऐसे प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बनकर के परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त करके ये महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ करके अपने आप को मजबूत कर सकेंगी। नगर आयुक्त रोशन शाह ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण लगातार दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पूर्व काबीना मंत्री प्रसाद नथवाड़ी ने कहा कि देश के तीर्थयात्रियों के लिए चारधाम की यात्रा खोली गई और यात्रियों में छूट भी दी गई। सरकार की ओर से छूट दिए जाने के बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। दाम में रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीर्थयात्री भारी ठंड में रात काटने को मजबूर हो गए। ऐसे में वो यहाँ से अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राशन की दुकानों में मिट्टी का तेल, चीनी गायब हो चुकी है। बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान है। मास्टर प्लान, देवस्थानम बोर्ड एवं जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ बद्रीनाथ में आज 1 दिन का उपवास रखा जाएगा। ये 2 अक्टूबर से देवप्रयाग के संगम से शुरू हुई थी और ये इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है और ये लगातार जो है
इसके 8 चरण हैं। 8 चरणों में यात्रा समापन होगा। इसके चलाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेश में जो वर्तमान सरकार ने जो अव्यवस्था की है उसका जवाब कांग्रेस पूछने के लिए जनता के बीच जा रही है कि सरकार जवाब दे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता नारसन बॉर्डर पहुंचे और कृषि कानून व बढ़ती विद्युत दरों के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 58 पर बैठ कर चक्का जाम कर दिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह भाटी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि काले कानून किसान विरोधी कानून है। इसी के साथ बढ़ती विद्युत दरें किसानों की कमर तोड़ रही हैं। जहां एक और किसानों की फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा, वहीं दूसरी ओर विद्युत दरें किसानों की कमर तोड़ रही हैं। इसके बाद धरना स्थल पर पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन देने के बाद धरने को खत्म किया गया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया हुआ है, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। आज देश का किसान मोदी सरकार ने सड़क पर ला दिया। ये मोदी सरकार की देना, आज किसान सड़क पर बैठा है। किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश पारित किए सरकार ने। सारे देश में उसका विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। किसान की मांग है कि एमएसपी पर एक गारंटी तय कर दें, न्यूनतम खरीद मूल्य, इससे कम तो मूल्य होता ही नहीं कोई, इस पे गारंटी सुनिश्चित कर दें। राष्ट्रीय गंगा उत्सव के अवसर पर हरिद्वार में गंगा सफाई अभियान एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डामकोटी के पास शिव घाट पर गंगा महोत्सव के उपलक्ष्य में साफ सफाई अभियान एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया गया। हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और वन विभाग की टीम के साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गंगा से प्लास्टिक, कपड़े समेत गंदगी को बाहर किया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से बाबा का धाम कैलाश में हो चुका है। धाम में सुबह मौसम की करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में मदमेश्वर, तुंगनाथ सहित हिमालय की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे चारों धामों के कपाट। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर।
बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ बंदर पुंज चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। गंगोली घाट विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधायक मीना गंगोला की अध्यक्षता विकासखंड सभागार बैठक आयोजित करी गई, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के साथ ही पूर्व में सूचना होने के बाद बैठक में उपस्थित नहीं होना गंभीर बात बताई है। डीएम से उपस्थित नहीं होने वाले अपराधियों का वेतन रोकने और उनका स्पष्टीकरण मांगने के साथ अधिकारियों की कार्यप्रणाली को विधानसभा में उठाने की बात कही। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक ने निर्माण कार्यों में कोई गुणवत्ता खराब होने पर तय समय के भीतर कार्य नहीं होने पर कार्रवाई करनी और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की अपील करी। देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देहरादून से बड़ी खबर, विधायक की ऑडियो वायरल होने पर साधा निशाना। चैंपियन को निष्कासित करने की पार्टी कर रही है मांग। मांग न पूरी होने पर आम आदमी पार्टी उतरेगी सड़कों पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून से खबर। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर निशाना साधा। खानपुर से भाजपा विधायक हैं कुंवर प्रणब चैंपियन। विधायक की ऑडियो वायरल होने पर निशाना साधा गया। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक की ऑडियो वायरल होने पर साधा निशाना। चैंपियन को निष्कासित करने की पार्टी कर रही है मांग। मांग ना पूरी होने पर आम आदमी पार्टी उतरेगी सड़कों पर।
आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।